नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज आधी रात को 12 बजे देश बदलने वाला है। आजादी के 70 वर्षों के बाद एक बार फिर देश एक नया इतिहास बनाने वाला है। आज रात 12 बजे से भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा। इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है। आप इसे सबसे बड़ी कर क्रांति भी कह सकते हैं। आज आधी रात को जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और रात 12 बजते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक घंटी बजाकर जीएसटी की शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक लम्हे की लाइव कवरेज आप डीएनए के तुरंत बाद जी न्यूज पर लगातार देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी के बारे में हर छोटी से छोटी बात भी आज पता होनी चाहिए। इसलिए आज हमने डीएनए का एक स्पेशल जीएसटी एडिशन तैयार किया है। जीएसटी से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये सारे सवाल आपके मन में इस समय घूम रहे होंगे और इनके सीधे जवाब शायद आपको कहीं मिल भी नहीं रहे होंगे। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमने सरल भाषा में आज एक गहरा विश्लेषण तैयार किया है और इसे देखने के बाद आपको कोई टैक्स भी नहीं इसको देखने के लिए आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। आज रात 12 बजे जीएसटी लागू होने के बाद आपकी कल की सुबह जीएसटी के साथ शुरू होगी। आपकी सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक हर चीज पर जीएसटी का असर पड़ेगा। इसलिए आपको इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस विषय को समझाने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, ताकि आपको जीएसटी की थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल यानी जमीनी पहलू भी समझ में आ जाए। और इसके बाद आज हम चीन के मायाजाल का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती देखकर चीन की तबीयत खराब हो गई है और वो भारत के साथ कूटनीति की भाषा का नहीं बल्कि युद्ध करने और सबक सिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ये भूल गया है कि ये 1962 नहीं बल्कि 2017 है और आज का भारत उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा ऊंचा और ताकतवर है। चीन की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है, वो भी ऐसे इलाके में जिस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। चीन की सरकार के प्रवक्ता पिछली कई दिनों से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हर मर्यादा के खिलाफ है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए चीन ने सिक्किम से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी रोक दी है। हालांकि आज भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को एक कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि सिक्किम के नजदीक डोकलम इलाके में सड़क बनाने से हालात बिगड़ेंगे और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा होंगे। अभी तक आपने सिक्किम के आसपास चीन द्वारा सड़क बनाए जाने की जितनी भी खबरें देखी हैं, उनमें आपको सिर्फ सतही जानकारियां दी गई होंगी, ऊपर ऊपर की बातें बताई गई होंगी। लेकिन आज हम चीन की कूटनीतिक गुंडागर्दी की असली वजहों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आज आधी रात को सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी लागू हो जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल में हो रहे कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी जीएसटी लॉन्चिंग पर हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, टीएमसी और आरजेडी जैसे कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी विपक्षी दल जीएसटी लॉन्च के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, सीएजी, आरबीआई गवर्नर समेत कई अहम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जैसी कई शख्सियतें भी इस ऐतिहासिक मौके पर संसद में होंगी। सरकार ने कहा है कि जीएसटी से ईमानदार टैक्स पेयर को फायदा होगा। इसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे उनको भी वो चोरी करने में उनको मुश्किल होगी और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको तो बहुत ही फायदा है इसमें। इस बीच जीएसटी काउंसिल ने आज फैसला किया कि फर्टिलाइजर पर जीएसटी 12% की बजाय 5% लगेगा, जबकि ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी 28% की बजाय 18% होगा। कांग्रेस ने आज दोहराया कि वो जीएसटी लॉन्च करने के कार्यक्रम का बॉयकॉट करेगी। इटली में मौजूद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया,
एक बड़े सुधार को आधे अधूरे तरीके से अपने प्रमोशन में लागू किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई, पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। ये केवल प्रचार का तंत्र, संसद को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जेडीयू, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने जीएसटी लॉन्चिंग पर संसद में मौजूद रहने की बात कही है। जीएसटी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बिहार के आर्थिक हितों के अनुरूप है। बिहार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, इसलिए उस पर कोई नया कर नहीं लगता है। कि महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारे हम लोगों ने जाने को तय किया है, लेकिन जीएसटी के हम विरोध में हैं। हमारा मानना जीएसटी काला कानून है। जीएसटी के खिलाफ आज भोपाल, कानपुर, रायपुर जैसे कई शहरों में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीमा पर तनातनी के बीच चीन को चेतावनी दी है। जेटली ने कहा कि 2017 का भारत 2062 के भारत से अलग है। जेटली ने भारत को दी गई चीन की धमकी पर पूछे सवाल के जवाब में ये बयान दिया। सिक्किम सेक्टर में सड़क निर्माण पर तनाव के मद्देनजर कल चीन ने कहा था कि भारत की सेना ऐतिहासिक सबक से सीख ले। रक्षा मंत्री ने आज कहा कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो चीन ने शुरू किया है और भूटान ने भी साफ किया है कि जिस जमीन पर चीन दावा जता रहा है वो भूटान की है। ये जमीन भारत की सीमा के पास है, जहां भारत और भूटान के बीच समझौते के तहत भारत सुरक्षा दे रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके कहा है कि वो चीन के हाल के कदम से बहुत चिंतित है। चीन को ये बात बता दी गई है कि सड़क निर्माण से भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उधर चीन ने कहा है कि सीमा पर तनाव को लेकर बातचीत के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, लेकिन पहले चीन के डोकलाम इलाके से भारत की सेनाओं को हटाना होगा। पाकिस्तान ने आज सीमा पर फिर युद्ध विराम तोड़ा। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को राजौरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगबंदी जैसा माहौल लगता है और एलओसी के लोग जंग की इससे बड़ी क्या जंग होगी, जिस परिवार में 4-4, 6-6 लोग मर रहे हैं, उनके लिए जंग ही है। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा। यहाँ भी फायरिंग में एक महिला घायल हो गई। वहीं श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सईद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के खिलाफ अलगाववादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से पहले अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया था। श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में पाबंदी भी लगा दी गई थी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गांधीनगर में इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2017 में पीएम मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी कारोबारों का आधार बताया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एरिना प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कि आने वाले दिनों में ओलंपिक के मैदानों में भारत की भी गूंज सुनाई देगी और अधिक ताकत के साथ सुनाई देगी और अधिक व्यापकता के साथ सुनाई देगी। इससे पहले पीएम ने मोडासा में 2 जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि अरावली में एक वाटर सप्लाई सिस्टम की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी और युवाओं को भी संबोधित किया। वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। वो मुकुल रोहतगी की जगह लेंगे, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की 3 देशों की हालिया यात्रा से पहले वेणुगोपाल की उनके साथ मुलाकात भी हुई थी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित वेणुगोपाल मोरारजी देसाई सरकार के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में वो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 कोर सेक्टर में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। इतना ही नहीं, कोल और फर्टिलाइजर सेक्टर में इस साल मई के महीने में विकास दर में 3.6% की गिरावट आई। कोल और फर्टिलाइजर उत्पादन में 3.3% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल मई के महीने में 8 कोर सेक्टर कोल, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली में विकास दर 5.2% थी।
दार्जिलिंग में बंद के 22वें दिन भी तनाव बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया न कराने का आरोप लगाया है। आज ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि हालात सुधारने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है। ममता सरकार ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र से सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 11 कंपनियां ही दी गई। कोर्ट ने सरकार को केंद्र के सामने दोबारा मांग भेजने को कहा है। कोर्ट ने 4 जुलाई तक केंद्र से भी जवाब मांगा है। वहीं कल रात हमले के बाद से लापता दोनों पुलिस वालों को बरामद कर लिया गया है। दोनों की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात दार्जिलिंग के तीस्ता वैली इलाके में हमलावरों ने रोंगली थाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मी लापता थे। दिल्ली में टमाटर की कीमतों में अचानक बड़ी तेजी आ गई है। कई जगह टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। केजरीवाल सरकार ने टमाटर की कालाबाजारी के खिलाफ मंडियों पर नजर रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बैठक में बढ़ते दामों पर चिंता जताई। उन्होंने मार्केट इंटेलिजेंस ब्यूरो को निर्देश दिया कि वो टीमें बनाकर छापेमारी करें। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। उधमपुर और रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरने की वजह से यात्रियों के तीसरे जत्थे को जम्मू से आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। अभी यात्रा जम्मू में ही रुकी हुई है। इसके आगे रामबन में 45 में पत्थर आए हुए हैं, वहाँ भी बोल्डर्स आए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं। रास्ता और मौसम साफ होने के बाद श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की ओर जाने दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे इंडिगो के एक विमान का इंजन उड़ान भरते वक्त फेल हो गया। राहत की बात ये रही कि सभी 174 यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। हालांकि इस वजह से दूसरे विमान की फ्लाइट प्रभावित हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इंडिगो के विमान ने जैसे ही टेक ऑफ करना शुरू किया, वैसे ही उसका बायां इंजन फेल हो गया। कैबिन से धुआं निकलते देख विमान के कैप्टन ने सभी यात्रियों को सावधानी से उतारा। इस घटना की जानकारी DGCA को दे दी गई है। साथ ही इंडिगो ने भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज 12,000 फ्लैट वाली नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने निर्माण भवन में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना को प्रधानमंत्री आवासीय योजना से भी जोड़ा गया है। 2022 तक सबके लिए मकान, ये केवल नारा नहीं, इन्होंने एक योजना बना के उसके लिए पूरा बंदोबस्त करवाया। वित्त मंत्री ने भी अफोर्डेबल स्टेटस दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। योजना के तहत 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। नवंबर के पहले हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। ये फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज, जसोदा, पीतमपुरा, पश्चिम विहार और सिरसपुर में बनाए गए हैं। फ्लैट की कीमत 7 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक होगी। फ्लैट 4 कैटेगरी के तहत बेचे जाएंगे। दिल्ली NCR में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इसे मौसम विभाग ने प्री मानसून शॉवर कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 16.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव के बाद जाम लग गया। दिल्ली के साकेत, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, जहांगीरपुर और मुनीरका इलाके में जाम लगने से लोगों को दिक्कत हुई।